अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा फिजिक्स का नवा लेक्चर है और नवा लेक्चर देने से पहले थोड़ा सा पीछे से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने पीछे से क्या किया। तो पिछली स्लाइड्स के ऊपर आपको याद होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूव किया था कि द मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने वहां पे एक तो हमने हुक्स लॉ यूज किया था, दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके हमने प्रूव कर दिया था। याद है ना, दो इक्वेशन बनी थी, इक्वेट किया था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में। फिर हमने जो बाउल और बॉल सिस्टम की मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्कशन से ही प्रूव किया कि द फोर्स दैट इज एक्टिंग टू मूव द बॉल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो बॉल बाउल सिस्टम में मूव कर रही है, बाउल सिस्टम में जो बॉल मूव कर रही है, इस बॉल का एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये भी हमने देखा यहाँ पे अब। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आज हमारा जो है मैं ये प्रूव करना है कि द मोशन ऑफ मास, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। अब सिंपल पेंडुलम होता क्या, तो हमने डेफिनेशन पीछे वाले लेक्चर में की थी, याद है जी। तो डेफिनेशन क्या है, सिंगल आइसोलेटेड मेटालिक बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड द सिंपल पेंडुलम, इज कॉल्ड द सिंपल। अब ये इसके अंदर बहुत सारी मजेदार किस्म की टर्म्स यूज हो रही हैं और आपको लगता होगा हमें मतलब ये इनएक्सटेंसिबल क्यों कह दिया, फ्रिक्शनलेस क्यों कह दिया, कि बेटा फिलहाल हमने जो सिचुएशन कंसीडर करनी है दैट इज द आइडियल सिचुएशन। बात समझ आई नहीं आई? अभी हमारा एम जो है वो क्या, हमने आइडियल सिचुएशन कंसीडर करनी है। ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड मेटालिक बॉब, मतलब ये है कि इस बॉब का किसी और चीज से कोई लिंक नहीं है, इसके इर्द गिर्द हवा नहीं है, वो भी रिमूव की हुई है, एयर फ्रिक्शन भी नहीं होगी। और जो आपके स्पोर्ट के ऊपर यहाँ बिकॉज द मोशन ऑफ द बॉब जो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है, फ्रिक्शन भी हम लोग जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे। फिर जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल क्यों है, तो बेटा हम लोग जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे सिंपल पेंडुलम का, तो उसके अंदर आप देखेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय G, ये इसका टाइम पीरियड होता है। तो अगर इसके अंदर जो L है कांस्टेंट नहीं होगी, ये चेंज हो जाएगी, तो मतलब इनएक्सटेंसिबल का मतलब इसकी लेंथ फिक्स्ड है। लेंथ क्या है? फिक्स्ड लेंथ है। अब अगर लेंथ चेंज होगी तो जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा। सो देखो जब भी आप सिंपल पेंडुलम को कंसीडर कर रहे हो तो जो आपकी रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए एट ए टाइम आप एक ही पेंडुलम को कंसीडर करोगे। क्लियर है जी? सो ये अब आपके पास पेंडुलम जो है उसकी डेफिनेशन है। अब सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा उसके एनिमेशंस भी देख लेते हैं। हमारे पास एक ये सिंपल पेंडुलम हो गया जिसकी ये दिस इज द सिंपल पेंडुलम, ए बॉब एंड द स्ट्रिंग सिस्टम इज शोन हियर। क्लियर है जी? दिस द फर्स्ट एनिमेशन। आपने कई दफा देखा होगा क्लॉक के अंदर भी इस तरह का एक पेंडुलम जो है वीडियो ले रहा होता है। आप बच्चे भी जाके जो है वो पार्क के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं उनके ऊपर वीडियो ले रहे होते हैं, तो ऐसे सिंपल पेंडुलम। सो उसके बाद ये बेटा हमारी जो सेकंड एनिमेशन है फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज दिस। फोर्स लगा के यहाँ ले आए, छोड़ दिया, एंड नाउ इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अभी आस्ते आस्ते खुद के बेकार लॉस ऑफ एनर्जी की फ्रिक्शन यहाँ मौजूद है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैम्पिंग। इसके बारे में बात हमारे अगले सेक्शन में होगी इंशाल्लाह। अब बेटा जरा कैलकुलेशन बुक की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द मेन पोजीशन और दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। समझ आया? अब इसके बाद हमारा सारा कैलकुलेशन वर्क शुरू होगा। वी विल टॉक अबाउट दैट। तो अब हम चलते हैं अपने सिंपल पेंडुलम की तरफ। ये हमने डेफिनेशन कर दी इसकी। उसके बाद बेटा क्या, अब यही सिचुएशन थी आपने जो वहां एनिमेशन के अंदर देखी कि बॉब जब पोजीशन वो के ऊपर होगी, जैसे वो रुकी हुई थी वहां पे, तो इसके अंदर कोई मोशन नहीं थी। क्यों? इसके ऊपर अमल करने वाली सारी की सारी फोर्सेस जो नेट फोर्स है उसका जो
जो नेट फोर्स आ रही है इसके ऊपर वो कितनी आ रही थी, दैट वाज 0। यहाँ पे जो नेट फोर्स है दैट इज 0। क्यों 0 है? क्योंकि जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, दैट टेंशन T एंड द वेट W ऑफ दिस बॉब आर कैंसिलिंग ईच अदर। ये दो फोर्सेस इसके ऊपर अमल कर रही हैं और इन दोनों का सम जो है, सम ऑफ दीज फोर्सेस दैट इज टेंशन, ठीक है, समझ आ नहीं यार, और उसके बाद क्या, सम ऑफ वेट दैट इज 0। ये कह दो T इज इक्वल टू W एंड दियर सम इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये स्टेशनरी है, तो जब भी इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो इसका मतलब जो टेंशन इस बॉब के ऊपर अमल कर रही है बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रिंग, वो और जो वेट ऑफ द बॉब दे आर इक्वल, सो देयरफॉर देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो याद है ना, नेट फोर्स का फार्मूला यही था कि F net इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ma। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन जो नेट फोर्स है, अगर हम अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस जो फोर्स उसको पॉजिटिव ले लें और जो अलोंग नेगेटिव y एक्सिस को नेगेटिव ले लें, तो हमारे पास बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज 0, सो देयरफॉर T minus W इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स जो आ रही है हमारे पास 0 आ रही है, तो T इज इक्वल टू W, दिस इज द प्रूफ। अब उसके बाद बड़े यही लिखा हुआ है पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर, जो कि आप मतलब पूछ ले पेपर में कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ मास फ्लो सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू, ये पहले इसकी डेफिनेशन कर देनी है, और उसके बाद आपने ये स्केचेस बना के आपने साथ बताना है कि इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज 0। इन दिस पोजीशन वेट, अब क्यों 0 है, क्योंकि वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड and is equal to the upward tension in the string and hence there is no motion। जब फोर्स 0 है जो कि बॉब पे अमल कर रही है, तो therefore there is no motion, there is no acceleration in the bob, there is no change in motion, there is no change in state of the bob। so if the bob is brought to the extreme position B, आपने बॉब को यहाँ पे लाया, भी फोर्स मैंने एनिमेशन भी आपको दिखाया था कि आपने बॉब को यहाँ लाया बाय अप्लाइंग ए फोर्स। अब जब बॉब यहाँ पहुंचती है, तो आप खुद जरा गौर से देखें कि बॉब के यहाँ पहुंचने के बाद जो है, इस पे जो नेट फोर्स, इसका वेट कहां है जी, नीचे को अमल कर रहा है, लाइक दिस, ऐसा ही है ना। द वेट ऑफ द बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा है या नहीं है? ये जो बॉब का वेट है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल सीधा नीचे अमल कर रहा है। और अगर हम वेट को रिजॉल्व करें, याद है वेक्टर रेजोल्यूशन हमने सीखी थी 9th क्लास में, वेट किधर को, नीचे को, है ऐसा ही नहीं? अब अगर मैं वेट को, ये टेंशन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब अगर मैं यहाँ पे, जरा गौर करना बेटा, आपके थ्योरम्स भी थोड़े से यहाँ पे यूज होंगे, तो अगर यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, बिकॉज़ बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी थीटा। अब अगर इसको रिजॉल्व करो, तो ये जो कंपोनेंट आर है, दिस विल बी इक्वल टू, अगर दिस वेट इज mg, this will be equal to mg cosine theta, ऐसा ही है। और जो यहाँ पे इसके साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेट वेक्टर आएगा, that will be what, mg sin theta। जी खदीजा बेटा समझ आया आपको, this will be mg sin theta। याद है ना, x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकाल देते, this is wx, this is wy and this is w, याद है नहीं यार? या आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था 9th क्लास में, अगर आपकी यहाँ एक फोर्स जो है वो प्लेन में एट सम एंगल विद x एक्सिस अमल कर रही हो, मतलब कहते हैं इसका x कंपोनेंट निकालो, तो मैंने बताया था fx will be equal to f। अब इसके बड़े अच्छे प्रूव कर चुके हैं आपको sin थीटा। If you want to recall, listen the lecture of 9th class। और यहाँ एक इसका कंपोनेंट होगा along the y direction, याद आ रही है? हमने pythagoras थ्योरम को यूज करके ये निकाले थे। So this is fy is equal to f sin theta। प्रॉब्लम यही है ना? Another force is weight। So when you replace f by w is equal to mg, so therefore this is the x component, this is the y component। अब मजे की बात ये है बेटा कि जो रस्सी की टेंशन है t और जो वेट का x कंपोनेंट है या जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, समझ आ रही है, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जब अलोंग दिस डायरेक्शन नेट फोर्स 0 है, तो क्या बॉब अलोंग द स्ट्रिंग मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी बॉब, समझ आ रही है? मैं इधर की बात कर रहा हूं, नहीं करेंगे ना, इस नजर आ रहा है आपको, इस जब नेट फोर्स, अब फिर कौन सा कंपोनेंट बच गया, ये कंपोनेंट बच गया f sin theta, और इसकी डायरेक्शन किधर को, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन नहीं। सो बिकॉज़ ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द वेट, द बॉब विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो नेट फोर्स इज नॉट 0, नेट फोर्स इज नॉट 0।
at this position B, that is the extreme position. It is written here. If the bob is brought to the extreme position B and then released, the net force acting on the bob is not zero. Why not zero? Because अब यहाँ पे जो W है उसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं. एक कंपोनेंट टेंशन को बैलेंस कर रहा है और जो दूसरा कंपोनेंट है रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. याद है ना हमने कहा था, हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि एक सिस्टम कब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. तो हमने 6 कंडीशंस बताई थी कि उसका इनर्शिया होना चाहिए सिस्टम का, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, हुक्स लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए. याद है ना? एक और चीज भी थी, फ्रिक्शनलेस सिस्टम होना चाहिए और जो एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन होना चाहिए और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होना चाहिए. तो यहाँ पे बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है दैट इज mg sin थीटा. क्लियर? अब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में होता है. क्यों? याद है नहीं याद? याद है ना? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है ये कहता है कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स अमल करती है तो जो बॉडी है उसके अंदर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पैदा होता है. तो अब क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, देखो फोर्स का कंपोनेंट भी एक फोर्स ही होता है ना, नहीं समझे? ये जो कंपोनेंट है ये भी तो एक फोर्स है ना. तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा? मीन पोजीशन के सेंटर में होगा. अब इस फोर्स की वजह से बॉब मूव करते टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और उसकी स्पीड, आप जब किसी को झूला देते हो तो एक्सट्रीम पोजीशन में जब बॉडी आती है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है नहीं होती? होती भी होती है ना. फिर आप छोड़ते उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू करती है, बढ़ते 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 इस मीन पोजीशन तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती है. ऐसा है नहीं है? इसके बाद उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होती है. इसके बाद ऐसा है नहीं है? अब क्यों कम हो रही है? क्योंकि बेटा जो अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा. फॉर एग्जांपल बॉब यहाँ पे आप रिजॉल्व करें उसके वेट को उसके कंपोनेंट्स में. समझे नहीं समझे? तो यहां एंगल थीटा आएगा. अब एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा जो कि mg cos थीटा होगा और एक कंपोनेंट किधर आएगा? अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा ना, या उसे हम यहां पे लेके जा सकते हैं. अगेन mg sin थीटा टुवर्ड्स व्हाट होगा? मीन पोजीशन. नहीं समझे? लेकिन क्योंकि मोशन ऊपर के सेंटर में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन क्या उसके अपोजिट. और आपको मैंने बताया था बेटा जब वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी. और जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो नेगेटिव होगा. अब यहां वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन आ गया. हमने बताया E, एक्सट्रीम पोजीशन E की तरफ वेलोसिटी है. तो अब फोर्स जो है अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है और एक्सेलरेशन तो फोर्स के सेंटर में होता है. अगेन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. समझ आया नहीं? तो ये भी हम आगे देखते हैं. यहां तक किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है जी? तो ये बेटा यहां पे जब हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉब को मूव किया बी पे, तो अब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट जो है वो अभी भी बाकी है और वो रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हुआ है. तो इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन हो द नेट फोर्स एक्टिंग, ये हमने कर लिया. अब ये दूसरी स्लाइड पे हम आ गए. कहता है देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल्स द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा. अब इस पोजीशन पे पहुंचकर टेंशन जो है वो बैलेंस करिए किसको? mg cos थीटा को. लेकिन फिर भी एक कंपोनेंट बचा हुआ ये वाला, नीचे वाली स्लाइड में बता रहा हूं. तो अलोंग द स्ट्रिंग कोई मूवमेंट नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, बट अलोंग दिस डायरेक्शन मूवमेंट विल बी. क्यों? क्योंकि यहां पे जो कंपोनेंट है वो किसी फोर्स से बैलेंस नहीं होगा. ठीक है? The component of weight mg sin theta is directed towards the mean position. समझ आ रहा? ये पॉइंट्स आपने जरूर डालने हैं और प्रूफ हो जाएगा बाय डिस्कशन. अगर आपको मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए आपको दे देता हूं, मतलब आपके कोर्स में नहीं. The component of the weight mg sin theta is directed towards the mean position and act as a restoring force. Due to this force mg sin theta, इस फोर्स की वजह से बॉब स्टार्ट करती है मूविंग टुवर्ड्स द mean position O at O. अब देखो यहां मूव करना शुरू कर, उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 यहां मैक्सिमम हो जाए. लेकिन बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया, अब आपको पता है इनर्शिया की वजह से वो यहां रुकेगी नहीं, बाहर रेजिस्ट करेगी अपनी मोशन के में आने वाली तब्दीली के खिलाफ. क्योंकि अब जब वो ऐसे यहां से आगे होगी तो जो वेट का एक कंपोनेंट होगा अब ये sin थीटा, वो अगेन उसको मूव करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द पोजीशन O और आस्ता आस्ता उसकी स्पीड कम होते होते तो यहां पे जाके वो रुक जाएगा E पोजीशन पे. यही लिखा हुआ. So due to this force that is mg sin theta, the bob starts moving towards the mean position O. At O, the velocity of the bob is maximum. Due to inertia,
Bob does not stop at O. The Bob, that is the Bob or ball, ठीक है, continues to move towards the extreme position E. यहाँ तक जाती रहेगी, अपनी हरकत को जारी रखेगी. During the motion of the ball towards the extreme position E, its velocity decreases. क्यों डिक्रीज करती है? मैंने पीछे वाले स्लाइड पे आपको यहाँ पे वेट के कंपोनेंट्स ड्रॉ करके बताया. If this is थीटा, ये भी थीटा, ठीक है. अब इस पोजीशन पे मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, दिस इज थीटा, इसके अलोंग उसका कौन सा कंपोनेंट होगा? cos थीटा mg, ठीक है. और इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा? mg sin थीटा. ये अगेन टुवर्ड्स द, मैं अगर इसको यहां से यहां ट्रांसलेट करूं, आपको पता है बेटे, दो ऐसे वेक्टर जिनकी लेंथ और डायरेक्शन सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, दे आर इक्वल वेक्टर्स. तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर. ऐसा ही है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस स्टार्टिंग पॉइंट. हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल वेक्टर्स की 9th क्लास में. तो ये अगेन देखो, इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है. अब क्योंकि यहां से यहां आते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, फोर्स की डायरेक्शन ये थी, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? नेगेटिव. और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो अब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा, अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है. यही हमने यहां पे बताया कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉब टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन E, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू द ऑपोजिटली डायरेक्टेड रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा. यहां पे जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, वो अपोजिट टू द मोशन है, जब बॉल यहां से यहां मूव कर रही है. Acting on the bob, the velocity of the bob becomes zero as it reaches the extreme position E. समझ आया? नहीं आया? ये आगे चलते हैं. The restoring force mg sin theta acting on the bob still acts towards the mean position. अब भी जब बॉब E पे पहुंच गई है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फिर ड्रॉ कर दूं वेट के कंपोनेंट, वेट के कंपोनेंट फिर ड्रॉ कर दूं. वेट कहां मिल रहा होता है? डाउनवर्ड. एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में. अगर हम यहां पर रिजॉल्व करें इसको, ये एंगल थीटा, यहां पे भी थीटा, समझे? तो बेटा एक कंपोनेंट तो अलोंग दिस डायरेक्शन, जिसको हमने mg sin थीटा, cos थीटा का सॉरी नाम दे दिया, ठीक है. और जो थीटा के अपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड mg sin थीटा. याद है ना? थीटा के अपोजिट जो कंपोनेंट होता है. तो ये और ये मैं अगर इसको यहां ट्रांसलेट कर दूं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स, तो देखो अगेन इसकी डायरेक्शन की तरह टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है. ये उन्होंने लिखा कि mg sin थीटा, चाहे आप यहां ले लो फिर भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, आप यहां ले लो फिर भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है. तो इसका मतलब जो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा, जो बॉब का एक्सेलरेशन होगा, वो ऑलवेज टुवर्ड्स द क्या होगा? मीन पोजीशन होगा. तो यहां से प्रूव हो गया. तो the restoring force mg sin theta acting on the bob still acts towards the mean position O. Due to this force, that is the restoring force, the bob again starts moving towards the mean position O. In this way the bob continues its to and fro motion about the mean position. अब जैसे यहां से यहां आई थी, यहां, वैसे यहां से यहां जाते towards the velocity बढ़ेगी, यहां से वहां जाते velocity reduce होगी. सेम स्टेप्स के ऊपर ये मोशन अपने आप को रिपीट करेगी. तो it is clear from the above discussion that the speed of bob increases while going from B to O. B से O की तरफ जाते हुए स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है. समझ आया? देखो अब जब बेटा यहां से वहां जाते हुए स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया. अब स्पीड O to E है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? E to O होगा. नहीं समझे मेरी बात? स्पीड की डायरेक्शन फ्रॉम E to O है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो तो नेगेटिव है. इसका मतलब अगर हम रिकॉल करें डेफिनेशन ऑफ द नेगेटिव वेक्टर्स, तो हमने कहा था ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो. ऐसा ही है ना? अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम E to O होगा, और वेलोसिटी फ्रॉम O to E है. दिस मीन अगेन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये उन्होंने यहां पर बताया ना, इट इज क्लियर फ्रॉम द जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो O से E तक जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन E to O होगा, दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. समझ आया? During this motion when the bob is going from B to O जाते हुए, अगर मैं यहाँ पे पूरा सिस्टम दोबारा से बना दूं आपको, तो अगर ये B है, ये पोजीशन O है, और ये E एक्सट्रीम पोजीशन, हमने इसको A का नाम दे दिया. तो जब यहां से यहां बॉब जा रही है,
तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉजिटिव है। जब बॉब यहां से यहां जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट इज अगेन वेलोसिटी फ्रॉम O टू E है, लेकिन एक्सेलरेशन E टू O है। हमने तो ये बताना कि अगेन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन की का डेफिनेशन। सो ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो कहता है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट B टू O ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द towards the position O या mean position O. Therefore, the acceleration is also directed towards the mean position. That is positive acceleration. Similarly, as the bomb moves from mean position O to the extreme position E, its speed decreases due to the restoring force, which again acts towards the mean position O. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, फोर्स अपोजिट है, डिक्रीजिंग का मतलब तो यही है। Therefore, acceleration is again directed towards the mean position. It follows that acceleration of the bob is always directed towards the mean position. Problem is clear है बेटा? अच्छा मैं जरा ना अभी एक हम प्रूव कर लेते हैं छोटा सा, आपको सिर्फ समझाने के ताकि आपकी दिलचस्पी के लिए इस तरह की चीज आपको करके दे रहा हूँ कि देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के लिए एक रफ सा प्रूफ दे देता हूँ आपको। ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये लाइन स्ट्रेट है, वैसे कर्व्ड है ना, हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली दिस लाइन इज स्ट्रेट। आपका अप्रोक्सीमेट प्रूफ दे रहा हूं। दिस एंगल इज थीटा, ये कंपोनेंट तो आपका mg cos थीटा तो बेटा हो गया बैलेंस विद द टेंशन, अपोजिट थे दोनों, दे आर बैलेंस ईच अदर। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मोशन नहीं। ये कंपोनेंट आपका mg sin थीटा, समझ आ नहीं आया? ये लेंथ है किसकी? बॉब की। दिस इज आल्सो द लेंथ। समझ आया नहीं आया? हम कहते हैं ये जो बात है, ये वाली जो लाइन है, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है अप्रोक्सीमेटली। फिर ये जो हम यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट x है और ये लेंथ क्या l है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दोनों बराबर है ना। अब जरा मेरे बात पर गौर कीजिएगा, जो फोर्स अमल कर रही है बॉब पे दैट इज F इक्वल्स mg sin थीटा। अब ये sin थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से कैलकुलेट करें, आपको याद होगा sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे? l, हाइपोटेन्यूज क्या है? सॉरी परपेंडिकुलर इज नॉट l, दैट इज x, सॉरी थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, so the perpendicular is x and the hypotenuse is l, so you will write here x, here l, this is sin of theta। अब हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो फोर्स है वो बराबर आ जाएगी mgx by l, ये हमने वैल्यू पुट कर दी sin थीटा, ठीक है। अब बेटा आपको ये भी पता है बाय न्यूटन द सेकंड लॉ, ये तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, नो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ आ नहीं यार? या अगर मैं आपको कभी आपके लेवल इंशाल्लाह आपका मैथमेटिक्स हम बहुत आगे चले जाएंगे तो एक फार्मूला होता है, ये जो अगर कर्व्ड लाइन है, ये क्या, तो जो एक दायरे का एक कहते हैं ना सेक्टर, ये जो कर्व होती है, इसको प्रूव करोगे आप लोग कि जो आपका ये जो कर्व डिस्टेंस s है, ये बराबर होता है रेडियस ऑफ द सर्कल टाइम द थीटा इन रेडियंस, s इज इक्वल टू r थीटा। अब आपका s क्या x है, r आपका लेंथ ऑफ द सर्कल है और थीटा जो है थीटा ही रहेगा। तो अब यहां से जो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी, और यहां बिल्कुल ये एंगल बहुत छोटा होता है, और जब एंगल की वैल्यू बहुत छोटी हो तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? थीटा का। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहां पे आएगा क्या x बाय r, क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स हमारे पास ये वाले। तो अब बेटा बाय न्यूटन सेकंड लॉ ये फोर्स इस बॉडी में क्या पैदा करेगी? एक्सीलरेशन पैदा करेगी। सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ F will be equal to mf, where A is the acceleration produced in the bob because of this force mg sin theta. So equating these two from 1 and 2, you will have the result. Watch, ma equals mgx by l,
ठीक है जी, m से m कैंसिल, सो a इक्वल g डिवाइडेड बाय l x। अब बेटा जी बेटा देखे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट आई नहीं 9.8 मीटर पर सेकंड, इसको इसकी वैल्यू है। लेंथ हमने कहा था इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लेंथ भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट्स को उठाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ये नहीं आएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा नहीं आएगा। अच्छा मजे की बात ये है कि इस फोर्स की डायरेक्शन जो है, जो आपका याद है आपको मैंने शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड द फाइनल पोजीशन होता है, याद आया नहीं यार? तो जो आपकी फोर्स है mg sin थीटा, ये तो इसके अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? here you will have negative sign and I will insert the negative sign here। अब जब मैं कांस्टेंट्स को उठाऊंगा तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आएगा नहीं आएगा? तो you have proved mathematically that the motion of mass is sorry simple pendulum is simple harmonic motion। तो आपने सिर्फ ज्योमेट्री के रिजल्ट्स को यूज किया एंड यू हैव प्रूव्ड द फार्मूला, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर बेटा सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज के अंदर तो ना देखिए इसको। आपने सिर्फ ये जो मैंने 4 स्लाइड्स के ऊपर काम लिखा हुआ है, ये 4 स्टेप्स है। पहले बताना बाब अगर मेन पोजीशन पे थी तो क्या था, नेट फोर्स 0 थी। फिर बताना जब हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए तो क्या हुआ, ये दो कंपोनेंट्स थे वेट के, एक को टेंशन ने बैलेंस कर दिया, और जो mg sin थीटा तो उसकी वजह से बाब ने मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड द मेन पोजीशन। ठीक है, अब मेन पोजीशन की तरफ आते वेलोसिटी बढ़ रही थी, जैसे ही मेन पोजीशन पे पहुंची वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। अब वहां पे बाब क्यों नहीं रुकी, अपने इनर्शिया की वजह से। फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, हम बताएंगे जी हाँ जी जब बाब मूव कर रही थी फ्रॉम O to E, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी तो इसका मतलब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन अगेन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन वो है। यहां तक आपने कहने के बाद कहना इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव ऑल डिस्कशन। ये 4 स्टेप्स थे आपके, और आपने बता के कहना जी मोशन आप प्रूफ कोई नहीं है आपके कोर्स में, ये प्रूफ कोई नहीं है आपके कोर्स में, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए। समझ आ गया ना आपको? आपने फ्रॉम द फिगर, यहां से फिगर बनाना, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट f is equal to minus mg sin theta, and you know you will have to write here from the figure it is approximately, you will have to write here that this, ये हमने क्यों रिप्लेस किया, because sin of theta is equal to approximately equal to what, x by l। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपने यहाँ रिप्लेस कर दी इसकी जगह पे ये वैल्यू, एंड देन आपने बाय न्यूटन सेकंड लॉ इसकी जगह पे m की वैल्यू पुट की, हमसे कैंसिल किया, कांस्टेंट्स को हटा दो, प्रूफ हो गया। ये बेटा अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना जी, कि अगर आपको सिंपल पेंडुलम की लेंथ पता हो सिर्फ, तो आप उसका टाइम पीरियड कैसे करके, मतलब वो कितने सेकंड लेगा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, इस फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके माइंड में आ रहा है ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इज द वर्क ऑफ फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट ईयर में जाके प्रूव करोगे इंशाल्लाह। सो यहां तक बच्चे, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो? अब बेटा उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने शुरू में की थी, है ना? अभी तक हम 3 सिस्टम्स के बारे में बात कर चुके हैं, क्या प्रॉपर्टी है, क्या कंडीशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। तो बेटा ये डेफिनेशन हमने पीछे भी की थी, ये बुक से मैंने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position, and मतलब अक्कर कब होती है, थोड़ा सा इसको मोल्ड करें तो स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विद द बस। ठीक है, तो ये आपकी बुक से डिड्यूस की थी दूसरी डेफिनेशन, जो है कोई नई चीज नहीं है, बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। तो ये जो दूसरी डेफिनेशन है बेटा हमने यही आपकी बुक से ही डिड्यूस की है, तो अपने पास से कहीं बाहर से मैंने नहीं ली, आपके बुक से डिड्यूस करके आपको दे दी है। सेकंड कि special kind of vibratory motion with the acceleration of body is directly proportional to the displacement of the body from the mean position, and this acceleration is always directed towards the mean position, is called simple harmonic motion as प्रॉपर्टीज क्या हैं जी इसकी? तो जितनी भी हमने सिस्टम को डिस्कस किया उसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज हमें देखने में मिली। आप खुद बताएं, मुझे खुद बताएं कि बेटा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली वाला सिस्टम है, जो बॉडी है मतलब बॉब है, तो उसकी मोशन रिपीट हो रही होती है किसके गिर्द, फिक्स पॉइंट पे, और दैट इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के आगे पीछे वो बॉडी अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है। यही पहली बात आपने यहां डाल दी। किसी को प्रॉब्लम है बेटा? देखो यही पहली बात आपने यहां लिख दी है, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट। मास सिस्टम को अगर आप जाके देख लें, मैं सारी अगर आपको एनिमेशंस दिखा दूं, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम है। अगर हम इसको थोड़ा सा, दिस मोशन इज अबाउट ए फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट के आगे पीछे मोशन हो रही है। अगर आप लोग देखना चाहते हो मास्किंग सिस्टम की मोशन को, तो हम उसे भी रिकॉल कर सकते हैं। एनिमेशंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पड़ी हुई हैं। सो अगर मैं आपको एनिमेशन में से ही दिखा दूं, तो आप बेटा गौर से देखो कि ये मोशन इस मीन पोजीशन के आगे पीछे अकर हो रही है। पहली प्रॉपर्टी यही है। प्रॉब्लम किसी को? अब देखो मजे की बात,
आप मुझे खुद बताओ, जैसे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है वेलोसिटी जीरो होती नहीं होती? होती है। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। क्लियर है नहीं क्लियर? इसी तरह का बाल एंड बोल्ट सिस्टम के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ देखो ये भी इस मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो ऑल मोशंस आर अकरिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट दैट इज द मीन पोजीशन। दूसरा क्या, एक्सीलरेशन द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल, हमने हमेशा प्रूफ किया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें दो बातें थी, आपकी तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी दोनों इसके अंदर छुपी हुई हैं, आपने मैथमेटिकली ये प्रूव करना होता है। तो डेफिनेशन बन जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हमने अभी सिंपल जब सिंपल पेंडुलम के मोशन उसमें हमने यही प्रूफ किया, और मास सिस्टम में हमने यही प्रूफ किया था, याद है ही नहीं यार? तो बड़ा गौर कीजिएगा, जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन, साइन बताएगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, और ये पहली बात है कि the acceleration of a body executing simple harmonic motion is always directed towards its mean position. दूसरा क्या, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो always directly proportional to the displacement of the body from its mean position होता है। अब क्या, अब मजे की बात ये है कि अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x है, साइन नहीं बता रहा ना, तो इसका मतलब ये हुआ जब x जीरो हो जाएगा तो a भी क्या हो जाएगा? देखो x कब जीरो होगा? when the body is at the mean position। इसका मतलब एट द मीन पोजीशन एक्सेलरेशन क्या? जीरो। यही तो लिखा, एक्सेलरेशन इज जीरो एट द मीन पोजीशन, मीन व्हेन x इज जीरो a इज जीरो। नहीं समझे? व्हेन x इज मैक्सिमम, दिस मीन एट द एक्सट्रीम पोजीशन a क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यही तो लिखा उन्होंने, एंड इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस चीज को बेटा आपने मद्देनजर रखना है, अपने ज़हन में रखना है कि दिस डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी, व्हेन x is maximum, a is maximum. When x is zero, a is zero. X zero means mean position. X maximum means extreme position. At extreme position, acceleration is maximum. At mean position, acceleration is zero. Problem. Everything is clear. So ये बात हमारी होगी clear. और माइनस का साइन ये बताता है कि acceleration is ever directed towards the mean position. तो अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब ये बताओ, खुद चेक करो कि जब बॉडी पहुंच जाती है कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। रुकती है नहीं रुकती? रुकती है ना? ये नहीं रुकती। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो ये दो लास्ट पॉइंट है, एक एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वेलोसिटी जीरो होगी। समझ आ लिया? मतलब अगर सादा अल्फाज में अगर एनर्जेटिकली आपको बताऊं तो मुझे जरा ये बताना, बाल एंड बोल्ट सिस्टम के अंदर जाके ही हम बात करते हैं। यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इस पोजीशन पे हाइट क्या मैक्सिमम है या जीरो है? इस सॉरी पीछे यहाँ मैक्सिमम हाइट। तो बेटा आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला ये है, जब हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद है मेरे बच्चों को? जब वेलोसिटी जीरो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ आया? समझ आया सबको? और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हाइट का जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मीन पोजीशन पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? हाइट मैक्सिमम में, वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है? क्यों जीरो है? वेलोसिटी जीरो है, हाइट मैक्सिमम है। को मतलब पूछे तो बताना आपने। तो काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो। व्हाई it is zero? Because at the extreme position velocity is zero. And someone will ask you at the mean position potential energy क्यों जीरो है? तो आपने कहा मीन पोजीशन पे सादा बात किया एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है? mg, यहाँ पे mg h। वैसे वर्क का फार्मूला क्या होता है? F is equal to F multiply d, it is equal to the work। अब F क्या है? ma के बराबर है, मल्टीप्लाई d। अब मीन पोजीशन पे a जीरो है तो पूरी की पूरी वर्क क्या होगा? जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो हो गई। तो मीन पोजीशन पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाइट जीरो होने की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। प्रॉब्लम बेटा किसी को क्लियर है? तो ये सिमिलरली आपने इस पे भी अप्लाई कर देना कि जो बॉब है उसकी हाइट एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, मैक्सिमम होती है फ्रॉम हियर। सो देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक मैक्सिमम होती है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। प्रॉब्लम किसी को? लेकिन मास मीन सिस्टम के बारे में क्या कहोगे? मीन पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन जीरो है। वहां पे फिर दूसरा फार्मूला लगेगा W = F × d, दैट इज ma टाइम्स d। नहीं समझे?
ये फार्मूला समझ आया ना, वर्क का फार्मूला लगेगा वहां पे, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला F multiply D is equal to W, that is the energy, and you will have to write it MA D is equal to F, and A is 0 at mean position, so therefore the potential energy at the mean position is 0। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले हैं, आप इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम, फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं आप में कुछ मामले गलत बताता नहीं, वहाँ जाके ये चीज़ें जो है आपको किसी नए अंदाज में बताई जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होगी, एक्सटेंशन जीरो होगी, ठीक है जी। तो ये बेटा हमने आज सारा का सारा काम कर लिया, तो ये फार्मूला भी आपके पास है टाइम पीरियड फाइंड करने का। इसके बाद बेटा ये डेफिनेशंस आ गई और उसके ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली कि एट एक्सट्रीम पोजीशन को बंदा पूछ ले काइनेटिक एनर्जी क्यों मैक्सिमम है, और यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी का जीरो है, और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो ग्राफ इस तरह का बनता है एनर्जीज के दरमियान में, तो मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ले लें और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जीरो होती है। फिर ये पोटेंशियल एक्सट्रीम पोजीशन पे 2 दफा जाता है और मीन पोजीशन पे 1 दफा, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यूं बनता है वापस यहाँ, और इसका ग्राफ यूं बनता है। समझ आ रही है? और इन बिटवीन को बंदा पूछ ले यहाँ पे क्या एनर्जी होगी, तो आपने कहना कुछ एनर्जी काइनेटिक होगी, कुछ क्या होगी में पोटेंशियल होगी, और किसी एक पॉइंट पे जाकर दोनों इक्वल भी होंगी। बट जो सम होगा, जो दोनों का टोटल सम होगा वो कांस्टेंट होगा। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है ना, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। सो ये बेटा आपकी 4 प्रॉपर्टीज है, वो आसान है ना कि मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन रिपीट होती है, एक्सीलरेशन आल्टीट्यूड मीन पोजीशन होता है, और डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन, और मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। कल से इंशाल्लाह हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करेंगे, और फिर वेव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। वेव्स क्या होती हैं, मजेदार टॉपिक, वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ के हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कोई बात नहीं समझ आई, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी बच्चे सबको आ गया? तो फिर फी मान अल्लाह खुश रखे, बात रखे। कोई बात बुरी लगी हो बेटा माफ़ कीजिएगा। अल्लाह खुश रखे।